Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English। और आज है डे 9 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई क्लास 10th की एक और पोएम। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ द ट्री। और ये जो पोएम है ये लिखा है एड्रियन रिच ने। तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएट ध्यान से समझ लीजिएगा। एड्रियन रिच जो हैं, ठीक है, वो यूएस बॉर्न है बच्चे, ठीक है, ये वो यूएस बॉर्न है। और ये जो हैं वो फेमस पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट जो बंदा होता है ना, उसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझ लो। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं इक्वल राइट्स ऑफ फीमेल इन द सोसाइटी, कि जो फीमेल्स हैं उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, कहाँ पे, सोसाइटी में। तो उन लोगों को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। इज़ इट क्लियर? उसके बाद ध्यान से समझना इस पोएम में क्या है। इंट्रोडक्शन ध्यान से देख लो। ये जो पोएम है इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ट्री है, ठीक है, ट्री जो है वो एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है वुमन के लिए इस पर्टिकुलर पोएम में। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वुमेन्स हैं उन्हें ने अपने आप को हील किया है, ठीक है ना, उसके बाद रिकवर किया है और आज वो रेडी हो गई हैं किसके लिए, सिर्फ इसके लिए कि ताकि वो आगे सोसाइटी में जाएं और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो पावर है वो दुनिया को दिखा सके। एक्चुअली आपको पता है हमारे सोसाइटी में क्या है, जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। और हमेशा ये करा जाता है कि वुमेन्स जो है ना वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए ही बनी है। और इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे, इसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन्स में अगर किसी में अच्छी क्षमता है, ठीक है, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारी कल्पना चावला हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारे संतोष यादव हो गए, आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमें ये दिखता है कि फीमेल्स में भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ही सेंटर में रख के ये जो पोएम है वो लिखी गई है। चलो इस पोएम को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पता लग जाएंगी। ध्यान से देखो स्टेंजा 1, ठीक है, स्टेंजा 1 जो है क्या कहता है, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब ध्यान से समझो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो ये वर्ड है ट्री, इसको आप रिप्लेस कर दो फीमेल से, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ये हमारा मतलब कि जो सोसाइटी है, फॉरेस्ट इज़ व्हाट, सोसाइटी आउटसाइड द होम, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जो आउटसाइड द होम है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, जो घर की जो ट्रीज़ है, मतलब जो घर की फीमेल्स हैं वो बाहर जा रही हैं फॉरेस्ट में। मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी में वो जा रही हैं, क्योंकि जो ये फॉरेस्ट है, ये जो सोसाइटी है, बहुत दिनों से एम्प्टी है, यहाँ पर कोई भी फीमेल्स नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, ठीक है, कि कोई भी ट्री जो फॉरेस्ट में नहीं है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी जो बर्ड है, ठीक है, वो अपना नेस्ट नहीं बना रहा है, ठीक है, जो इंसेक्ट है वो भी अपना घर नहीं बना रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ये फॉरेस्ट है या फिर जितने फॉरेस्ट में जितने ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये शेल्टर है, ठीक है, शेल्टर हैं बर्ड्स के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, वही चीज़ को कहा जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट में ट्रीज़ ही नहीं होंगे, ठीक है, तो कहाँ पे नेस्ट बनाएंगे जो बर्ड्स हैं वो, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर अपना घर बनाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जब सनलाइट होती है, ठीक है, तो सनलाइट जो है डायरेक्टली जो है वो धरती पर आ जाती है, लेकिन अगर ट्रीज़ होती हैं तो वो जो सनलाइट है वो स्कैटर्ड करके ही धरती पर आती होती है। उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है। फिर आगे देखो क्या कहता है कि जो ये फॉरेस्ट है बड़े दिनों से एम्प्टी है, ठीक है, बहुत रातों से एम्प्टी है, लेकिन कल, ठीक है, कल ये जो है बाय मॉर्निंग, कल सुबह ये दोबारा से फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो कहाँ जा रहा है, फॉरेस्ट में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मैनी डेज बट विल सून बी फुल एंड ब्राइट, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो अब बाहर जा रही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।
बच्चे बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ट्रीज़ है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा फीमेल्स को, कि जो फीमेल्स हैं इतने दिनों से, इतने सालों से हमारी सोसाइटी में जो हैं घरों में बंद हैं, उनको मतलब कि सिटी में क्या, उनको घर से बाहर जो है नहीं निकलने दिया जाता है। और इसकी वजह से क्या है, जो नेचर का बैलेंस आपको पता है, जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, चाहे कोई भी लिविंग क्रिएचर है, मेल और फीमेल इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम फीमेल्स को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो, इस पोएम में जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करे गए हैं उसे हम ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। आपको पता है पर्सोनिफिकेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ना ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ देते हैं। आपको पता है सन के कौन कौन सा पैर है, नहीं है ना, सन तो बिल्कुल गोल है, बट हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सन बरी इट्स फीट। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर सन को पर्सोनिफाइड किया है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, जब हम एक लाइन, ठीक है, एक जो सेंटेंस है ना वो कंटिन्यू करता है डिफरेंट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाममेंट। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी, ठीक है, लाइंस जो हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहे हो, यहाँ पर जाके एक फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे मतलब क्या, कि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये सभी देखो, इन सभी के एंडिंग में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, दैट इज़ एंजाममेंट। उसके बाद देखना, यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव लाइन, मतलब एक के साथ आने वाली लाइन जो होती है ना, जब वो सेम वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। आप ध्यान से देखो, दोनों जो लाइन है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, नो वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एनाफोरा। इज इट क्लियर। फिर जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है, दैट इज़ इमेजरी। ठीक है, देखो जैसे बोला गया है, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूवमेंट वाली जो इमेजरी है कि किस तरीके से जो हाउस में ट्रीज़ हैं वो कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर मैंने सारी जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं सभी को बोलूँगी, बच्चा पार्टी जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो अपने सामने, ठीक है, अपने सामने बुक भी रखा करो, पेंसिल भी रखा करो, और एक नोटबुक भी रखा करो जिसमें आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो नेक्स्ट स्टैंजा को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stiff with exhaustion, long crowned bush shuffling under the roof, like newly discharged patient, half days moving to the clinic डोर। ध्यान से देखो, पहले तो जो भी वर्ड मीनिंग है वो ध्यान से देख लो, ठीक है, सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब इस जो पर्टिकुलर स्टैंजा है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पोएट हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं जो स्ट्रगल किया जा रहा है ना बाय द प्लांट टू रीच द फॉरेस्ट। मतलब क्या, जो फीमेल्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से फीमेल जो है अपने घरों में स्ट्रगल कर रही हैं ताकि उनको इक्वल राइट मिले सोसाइटी में, उस चीज़ को ही यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्ट्रगल है जो प्लांट के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ जाने के लिए, फॉरेस्ट में। देखो क्या कहा जा रहा है, जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत रातों से वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेपरेट कर सके फ्रॉम वेरेंडा फ्लोर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने ये एक ट्री बनाया है छोटा सा, और ये देखो, मान लो कि ये हाउस में लगा हुआ है, तो आपको पता है जो ट्री के रूट्स हैं, ठीक है, वो ज़मीन में होते हैं ना, तो अगर ट्री को यहाँ से मूव करना है तो अपने रूट्स को इस जगह से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो वो यहाँ से मूव कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोर है वहाँ से जो ट्रीज़ है ना वो अपने रूट्स को क्या कर रही हैं, सेपरेट करने की कोशिश
कर रही हैं, ठीक है। जो लीव्स हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ताकि वो जो ग्लास की विंडो है उससे बाहर निकल पाएँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद देखो फिर क्या कहता है, जो बिग ब्रांच हैं, ठीक है, ट्री के, या फिर छोटे छोटे ब्रांच हैं ट्री के, वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कहो तो कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो ट्री है वो कहाँ पे खुश है, कहाँ पे उसकी ग्रोथ है, ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट में उसकी ग्रोथ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब देखो क्या है कि आप ये कह सकते हो कि जो वुमेन्स है ना वो डेस्परेट हो चुके हैं, किसके लिए, चेंज के लिए, और इस वजह से वो एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी फीमेल्स हैं, ठीक है, और जो ट्री है उसको कंपेयर किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। क्या कहा जाता है कि जब कोई भी पेशेंट है, ठीक है, 10 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, ठीक है, और जब उसे पता चलता है कि अरे मैं आज घर चला जाऊँगा, तो चाहे उसमें उतना स्टैमिना, उतनी स्ट्रेंथ हो या ना हो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने हाथ पैरों को प्रॉपर एक तरीके से कहते हो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कहता है कि नहीं आज तो मैंने हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल ही जाना है। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो इसका जो सेकंड मीनिंग है ना वो ये है कि जो हमारी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो फेडअप हो चुकी हैं। फेडअप हो चुकी हैं किससे? जो फालतू के रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो आप एक तरीके से कह सकते हो हमारी सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप है उससे बहुत ज़्यादा वो हैरास हो चुके हैं। इस वजह से जो यहाँ पे है ना बेचारा स्मॉल ट्विग्स हैं, ठीक है, या फिर लॉन्ग जो बुशेज हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एज की जो लेडीज़ हैं, चाहे वो टीन एज में हैं, मिडिल एज में हैं, चाहे बूढ़ी औरतें हैं, ठीक है, चाहे छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, सभी क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। और इसी के लिए सभी के सभी क्या है, वो एफर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को ये जो फालतू के स्टीरियोटाइप है या फालतू के ट्रेडिशन है जिसकी वजह से हमें क्या है बांध के रखा जाता है, हमें घरों में रखा जाता है, हम उससे उभर जाएं और हमारी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो भी हम दुनिया को दिखा सकें। आई होप इट इज़ क्लियर। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो भी लिटरेरी डिवाइस हैं वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, एंजाममेंट है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने एंजाममेंट बताया था आपको, एंजाममेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद देखो स्मॉल ट्विग्स वाला, ठीक है, स्टिप विद एक्जर्सन, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यहाँ पर जो मतलब ट्रीज़ है उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, पेशेंट के साथ। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक और एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सिमिली यूज़ किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड स्टैंजा समझ आ गया होगा। सारी लिटरेरी डिवाइस भी देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम थर्ड स्टैंजा को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड स्टैंजा में देखो क्या कहा जा रहा है, आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब ध्यान से समझना, जो भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग है वो मैंने मेंशन कर दिया, इस वजह से मैं अब आपको एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि जो पोएट हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आए हैं वो किसके लिए यूज़ किया गया है, पोएटेस के लिए यूज़ किया गया है। क्या कह जा रहा है कि जो पोएटेस हैं वो क्या कर रही हैं, अपने बरांडा में बैठी हुई हैं, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, लॉन्ग लेटर्स जो हैं वो लिख रही हैं, लेकिन अपने लेटर्स में शी इज़ नॉट मेंशनिंग अबाउट द ट्री, कि जो ट्रीज़ हैं वो आज कहाँ हैं, लीव कर रहे हैं हाउसेस को और कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में वो अपने लेटर्स में नहीं लिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि आज की जो नाइट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, शी कैन सी द कंप्लीट मून विच इज़ शाइनिंग इन द स्काई। उसके बाद देखो क्या कहा जाता है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन इज लाइक अ वॉइस विच इज एलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस। मतलब जो लीव्स हैं और लिचन्स हैं ना, उन सभी की जो स्मेल है वो ऐसा लग रहा है जैसे आज एक वॉइस की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हो कि भाई हम भी बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, हमें भी क्या चाहिए,
फ्रीडम चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी गुड। अब देखो जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करे गए हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द लेटर्स। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग और लेटर्स दोनों जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड ल से, तो दिस इज एलिट्रेशन, ठीक है। देन फॉरेस्ट फ्रॉम फर, देन स्काई स्टिल स साउंड, देन लीव्स लिचन। यहाँ पर ल साउंड जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इंजार्बमेंट भी है, जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इंजार्बमेंट भी है। नेक्स्ट इज योर इमेजरी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑल ओवर अगर आप देखो, ठीक है, द पोएट हैज ट्राइज टू क्रिएट अ सीन इन विच सी इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग। इमेजरी आपको पता है ना बच्चे कि जहाँ पर इमेज क्रिएट करी जाए विद द हेल्प ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये पूरा जो स्टैंजा है उसमें आप कितने अच्छे तरीके से देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो जो पोएट है वो अपने बरामदा में बैठी हुई हैं, वो देख रही हैं कि किस तरीके से जो ट्रीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो एफर्ट कर रही हैं अपने फ्रीडम के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम फोर्थ स्टैंजा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its piece flash now in the crown of the tallest ओक। अब ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर स्टैंजा में, ठीक है, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो पोएट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो माई हेड लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? पोएट के लिए लिखा गया है। क्या कह रही हैं कि जो पोएट का हेड है, ठीक है, वो भरा हुआ है किससे? साउंड से। और कौन सा साउंड? स्लो साउंड से भरा हुआ है, जो कौन कर रहा है? मेड बाय ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट, ठीक है। और ये जो साउंड है, कल तक ये साउंड जो होंगे वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल जो ये ट्रीज़ हैं वो फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे? फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा जाता है। जो पोएट हैं, ठीक है, वो रीडर्स को कह रहे हैं कि अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो है ना वो चेंज आने वाला है। चेंज इज़ अबाउट टू टेक प्लेस, ओके। उसके बाद वो क्या कहती हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? ग्लास विंडो जो है वो आज क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। एंड द ट्री स्टम्बल आउट इनटू द नाइट। मतलब क्या होगा कि देखो जो ग्लास है, ठीक है, जो खिड़कियां हैं जिनके उनमें शीशे लगे हैं वो आज टूट रहे हैं, ठीक है। और जो ट्रीज़ है वो लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। और जो विंड है, ठीक है, जो विंड हवा जो है जो बाहर चल रही है वो भी इन ट्रीज़ को मिलने आ रही है। मतलब क्या? नेचर जो कुदरत है वो भी वेलकम कर रही है किसको? फीमेल्स को, ट्रीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जो मून है, मून इज़ लाइक अ मिरर। आज यहाँ पर जो मून है इसको कंपेयर किया गया है किससे? मिरर के साथ। और ये कहा जा रहा है इट अपीयर्स टू हैव been broken into pieces as the shadow of the oak tree divide the moon into many fragments, ठीक है, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। आई होप कि आपको जो पोएम है वो समझ में आ गया होगा। बच्चे इस पोएम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में ना जो फीमेल्स है उसको इक्वल राइट्स नहीं देते हैं। और उसकी वजह से क्या है, हम किसी को भी दबा के रख रहे हैं, ठीक है। उनको हम उनकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रूव करने नहीं दे रहे हैं। उन्हें हम स्टीरियोटाइप की वजह से जो हमारी सोसाइटी में चल रही है उसकी वजह से उनकी इच्छाओं को मार रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है वो भी क्या चाहते हैं? चेंज चाहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है सिमिली। आप यहाँ पे देख सकते हो द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज सिमिली। वाई? क्योंकि मून को कंपेयर किया गया है मिरर के साथ विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड एज लाइक। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आई होप कि आपको जो पोएम है वो अच्छे से समझ में
आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। आपने 3 चीज़ें बतानी हैं जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में पॉसिबल नहीं है। चलो फटाफट बताओ। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया था क्या, कि बर्ड्स जो हैं, ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर नहीं बैठेंगे, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट जो है वो अपने आप को हाइड नहीं करेगा। इवन जो सन भी है अपने जो फीट्स है, ठीक है, उसको शेडो में बरी नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट पिक्चर डू दीज बर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या बनता है कि जो सन है, ठीक है, सन के फीट जो हैं आर द रेज ऑफ सन दैट रीचेज द अर्थ आफ्टर फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री एंड फाइनली रीच द अर्थ सरफेस। यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली जो है अर्थ सरफेस पे नहीं आ रही है, बल्कि क्या है, पहले वो लीव्स के ऊपर आती है, उसके बाद वो स्कैटर हो जाती है, उसके बाद कहाँ पर आती है, जो हमारी अर्थ है उसको रीच करती है। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहते हैं, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? कहाँ है ट्रीज, बताओ। ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस, ठीक है, कहाँ है, घरों में है पोएट के, ठीक है। आप यहाँ पे पोएट हाउस भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो इनसाइड द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्या कहते हैं, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? तो क्या कर रहे हैं, जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को डिसंगेज करना चाहते हैं फ्रॉम द फ्लोरा वेरेंटा, ठीक है। लीव्स हो गए या ट्विग्स हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ये कहाँ जा सकें, फॉरेस्ट में जा सकें। इनको भी फ्रीडम चाहिए, ये भी डेस्परेट हैं टू गो इनटू द फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट, ठीक है, कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? का आंसर ध्यान से समझो क्या है, द पोएट यूजेस द वर्ड लॉन्ग क्राम्ड फॉर द ब्रांचेस. She says that the branches are trying hard to come out of the roof. Then she compares them with the newly discharged patients who were trying to move out in their half consciousness. I hope it is clear. वेरी गुड। बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी टॉपिक कवर करते हो ना, तो उसको ध्यान से पढ़ के उसको साथ के साथ बाइंड अप करने की कोशिश करना। ये नहीं कि आज का काम हम कल करेंगे, उससे क्या होगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी बच्चे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहता है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है मून को एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड एट इट्स एंड? What causes this change? ठीक है। अब देखो क्या कहता है, जो पोएट है ना उन्होंने डिस्क्राइब किया है मून को एज अ फुल मून इन द बिगनिंग, ठीक है। पहले जो बिगनिंग में थर्ड स्टैंजा की क्या कहा गया है कि जो मून है वो फुल मून है और वो शाइन कर रहा है, बट एट द एंड ये चीज़ दिखाया गया है कि जो मून है वो ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, बहुत सारे पीसेस में है जो वो टूट गया है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि जो क्या कहते हो, द ट्री दैट अर्लियर वर इन द पोएट्स हाउस, ठीक है, हैव नाउ रीचेस द फॉरेस्ट, देयर लॉन्ग ब्रांचेस हैव cast a shadow on the full moon and it's appear to be broken into pieces like a mirror. ध्यान से समझो, देखो अगर मैं कहूँ ये मून है, ठीक है, अगर यहाँ इसके सामने मैं एक ट्री बना दूँ, रुको दोबारा बनाती हूँ, एक मून है और इसके सामने मैं ट्री बना दूँ, तो ये देखो फुल मून जो है वो ब्रोक हो गया ना, पीसेस दिख रहे हैं ना आपको मून की। मतलब क्या, मून के टुकड़े नहीं हुए बच्चे, बल्कि अगर कोई भी चीज़ है मून के सामने आ जाएगा तो ऑब्वियसली मून के जो शेप है ऐसा लगेगा ना कि वो टूट गया, कुछ यहाँ पे ढका हुआ है, कुछ यहाँ से दिख रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं,
what happened to the house when the tree moves out of it? क्या होगा, ठीक है, अगर हाउस का जब ट्रीज जो है वहाँ से चले जाएंगे, क्या होगा, जो हाउस है बिकम साइलेंट एज द फ्रेगनेंस ऑफ द लीव्स एंड लिचन वर लाइक अ वॉइस, ठीक है, अर्जिंग फॉर अ चेंज कैन नो लॉन्गर बी स्मेल्ड। मतलब क्या कि सीधी सी बात है बच्चा पार्टी कि जब ट्रीज जो है वो चले जाएंगे फॉरेस्ट में तो कोई भी साउंड जो है वो नहीं रह जाएगा घरों में। आई होप इट इज क्लियर। चलो, जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड का सेकेंड वो ध्यान से समझो, फिर आके देखो क्या कहता है। वाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन the departure of the forest from the house in her letter? Could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again when you answer the next set of questions. देखो ये जो पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन नेचर है ना, ठीक है, ह्यूमन का नेचर क्या है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में उसको हम इग्नोर कर देते हैं। देखो हमें पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए ऑन अर्थ, लेकिन हम अब स्टिल क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपने लिए, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ इसका सेकंड मीनिंग लगाओ तो आपको पता है फीमेल्स जो हैं वो इक्वली मतलब क्या है कंट्रीब्यूशन देती हैं सोसाइटी में, लेकिन फिर भी क्या है फीमेल्स को इग्नोर किया जाता है। आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिटरेरी डिवाइस समझ में आ गए होंगे और सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंजर जो है वो लिख दिया है बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो और उसका आंसर मार्क करो फटाफट। वाई इज़ द फॉरेस्ट एम्प्टी, ठीक है, क्यों एम्प्टी है, फटाफट आंसर लगाओ। And the right answer is option number first. The humans have destroyed the forest for building cities and other uses. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है। नो सन वरी इट्स फीट इन द शैडो, एक्सप्लेन दिस लाइन। फटाफट ऑप्शन देखो आप और फटाफट आंसर लगाओ। And the right option is option 3. Sunlight could directly reach the ground as there were no trees. Very good. Question number 3 देखो, what cannot happen in a treeless forest? चारों ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाओ। Very good. And the right answer is option number 4. No birds can make their nest. वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ विल द एम्प्टी फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग? ये रहे 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर देखो और फटाफट आंसर लगाओ फटाफट। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। द पोएट इमेजिन्स द ट्री इज इन द हाउस विल मूव इन टू द एम्प्टी फॉरेस्ट टू सेटल देयर फॉर एवर। वेरी गुड। चलो सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखो ध्यान से एंड पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर ढूंढो। वाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द वॉल पुट अराउंड बाय ह्यूमंस। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर लगाओ। वाई डू द ट्विग्स गेट स्टिफ? And the right option is option number 2. Very good. चलो अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपने। इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा जो अपना हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो यूज किया गया है, हरिया फटाफट बताओ। वेरी गुड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दैट इज simile. Very good. Then the next is, what is the adverb form of patient? पेशेंट का एडवर्ब फॉर्म बनाना है छोटी क्लास का, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का ये क्वेश्चन है तो ये आपने खुद करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं इतना बता देती हूँ, 2 के तो स्पेलिंग ही गलत है, अब ढूंढ लेना, ठीक है। वेरी गुड। चलो ये आपका होमवर्क है बच्चा पार्टी।
आ जाओ थर्ड एक्सट्रैक्ट पे, फटाफट रीड करो। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। लास्ट लाइन में ये यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सीधा सा देख लो, लाइक वर्ड यूज किया है तो क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिमिली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोएट डूइंग। पोएट क्या कर रही हैं? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज अ बरांडा। थर्ड क्वेश्चन देखो, बरांडा क्या होता है भाई? ये तो नॉर्मल आप ना अपने गेस भी करके लगा सकते हो, बरांडा हर एक के घर में होता है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वेयर आर ट्रीज इन द पोएम। ट्रीज कहाँ है अभी पोएम में? जल्दी बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस। वेरी गुड। चलो फोर्थ एक्सट्रैक्ट देखो, पहला क्वेश्चन फटाफट रीड करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर्स लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड द विस्पर बी साइलेंट टुमारो। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, आउटसाइड द फॉरेस्ट नहीं है, आउटसाइड द होम लिख लो यहाँ पे। ठीक है, होम। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, वाई आर ट्रीज ट्रम्बलिंग। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दे हरी टू मूव आउटसाइड आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अगेन लाइक वर्ड यूज किया गया है तो कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड ऑप्शन, सिमिली। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वाई इज द मून ब्रोकन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, द मून सीम्स टू बी ब्रोकन एज द लार्ज ओक ट्री आर कवरिंग इट। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आज यहाँ से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।